और सरकार ने बाकायदा गेजेटेड नोटिफिकेशन निकालकर पीएफआई को बैन करने का ऐलान किया। और पिछले दिनों देश भर में हुई रेड और फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के खुलासे के दौरान जांच एजेंसियों को कई ऐसे सबूत मिले जो सीधे सीधे पीएफआई पर देश विरोधी और आतंकी संगठन होने के मुहर लगाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में दूसरे धर्मों के लोगों को टारगेट किलिंग करके मौत के घाट उतारना पीएफआई का सीधा कनेक्शन इसमें सामने आया। एजेंसीज को कई इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पीएफआई के रिश्तों के प्रूफ मिले हैं। तो पीएफआई पर अब नकेल कस दी गई है। यूएपीए के तहत 5 साल का बैन कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े जिन 8 संगठनों पर बैन लगाया है उनके नाम क्या है ये भी आगे बताएंगे, क्योंकि पीएफआई के साथ उसके 8 सहयोगी संगठनों को भी बैन किया गया है। ये संगठन है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और साथ ही रिहैब फाउंडेशन केरल। 8 ये वो अलग अलग सहयोगी संगठन है पीएफआई के जिन्हें बैन किया गया है और अब इन सभी पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पीएफआई के सेंटर्स के बाहर बढ़ा दी गई हैं क्योंकि प्रदर्शन की भी आशंका जताई जा रही है। और सरकार की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें कहा गया है कि पीएफआई गुप्त एजेंडे के तहत काम कर रहा है और वर्ग विशेष को कट्टर बनाने के लिए काम कर रहा है। लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पीएफआई का आतंकी संगठनों से कनेक्शन है, वो गैर कानूनी कामों में शामिल है जिसका मकसद सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना और देश में उग्रवाद को बढ़ावा देना। और गजट नोटिफिकेशन में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यह भी कहा गया है कि आगे इस मामले की जांच है और 5 साल के लिए इसीलिए पीएफआई को बैन किया जा रहा है। और सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने के साथ साथ उसके टेरर कनेक्शन पर भी मुहर लगा दी है। जांच एजेंसी को पीएफआई के सिमी और बांग्लादेशी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। ये दोनों ही संगठन प्रतिबंधित हैं और सरकार के फैसले में कहा गया है कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे हैं और इसके अलावा पीएफआई के इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएसआई से भी लिंक होने के सबूत मिले हैं। और सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआई में शामिल हुए हैं और ये लोग इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में जा चुके हैं। और अब बैन के बीच पीएफआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर छापे में जांच एजेंसियों को कई अहम चीजें मिली हैं, विस्फोटक सबूत मिले हैं। एनआईए की रेड में आईईडी बनाने की तकनीकी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। बेंगलुरु में पीएफआई नेता शाहिद खान के घर से लाखों रुपए कैश बरामद हुआ है। साथ ही तमिलनाडु की बात करें तो रामनाथ जिले में बरकतुल्लाह के घर रेडियो सेट मिले हैं। महाराष्ट्र के पीएफआई स्टेट प्रेसिडेंट के घर पर चाकू, हमला करने वाले अलग अलग सामान, आईईडी कैसे बनाया जाए, एक्सप्लोजिव कैसे तैयार किए जाए, ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। इधर एनआईए ने एसटीएफ के साथ मिलकर देश के कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई की थी। पिछले 2 दिनों की बात करें 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कई चौंकाने वाले छापे के दौरान एविडेंस मिले। यूपी के बाराबंकी में पीएफआई नेता मोहम्मद नदीम के घर आईईडी बनाने वाले डॉक्यूमेंट्स मिले। इसमें एक शॉर्ट टर्म कोर्स बताया गया कि कैसे आईईडी को कम वक्त में बनाया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के खादरा में पीएफआई लीडर अहमद बेग नदवी के घर एक्सप्लोजिव की जानकारी देने वाले कागजात मिले। तमिलनाडु के रामनाथ में LHR-80 डिवाइसेस मिले जो एक तरह का वायरलेस रेडियो सेट है। तो इसके अलावा बेंगलुरु में पीएफआई नेता शाहिद खान के घर लाखों रुपए कैश मिला। साथ ही बैंक खातों की जानकारी खंगाली गई। पीएफआई के महाराष्ट्र स्टेट चीफ इरफान मिल्ली के घर से चाकू, हमला करने वाले दूसरे सामान, साथ ही कई संदिग्ध दस्तावेज एनआईए की टीम ने बरामद किए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।